सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अबू जर मुआज़म और मैं हूं इकरा हारिस। 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। खबर शामिल कि पाकिस्तान जंग से नहीं सियासी और आईनी जदोजहद से बना है। हमने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, आधा मुल्क खो दिया। अपने मुल्क में डर कर नहीं रहूंगा। क्या अटॉर्नी जनरल माहिर मुआशियात हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि ECC के इजलास में उनका क्या काम है। अटॉर्नी जनरल रियासत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है या फिर वजीर आजम का जाती मुलाजिम? वजीर आजम ने उनको बुला लिया तो क्या आफत आ गई, वो इनकार कर देते। क्या वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से बालातर है? मैं अटॉर्नी जनरल होता तो इस्तीफा दे देता। तो सख्त बरवही का इजहार किया जस्टिस फायज ईसा ने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल देर से पहुंचे और उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने बुला लिया था। तो जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, क्या वजीर आजम कानून से बालातर है? आप सीनियर लॉ ऑफिसर हैं या फिर वजीर आजम के जाती मुलाजिम है? अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद जानेंगे। अमानत, तो बरहमी का इजहार किया जस्टिस फायज ईसा ने? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नोटिस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है और अटॉर्नी जनरल से अदालत ने तहरीरी तौर पर मारूजात की तलब कर ली है। वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी उस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत जब शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और खसूसन जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि अटॉर्नी जनरल को हमने गुज़िश्ता समाअत पर भी तलब किया था और वो पेश नहीं हुए और आज भी वो पेश नहीं हो रहे। वजह बताई जाए कि अटॉर्नी जनरल अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास चल रहा है, वहां पर मौजूद है। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल माहिर मुआशियात हैं कि वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बैठे हुए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था। क्या वजीर आजम को वो ये नहीं बता सकते थे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है पेश होने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आए? क्यों ना हम अटॉर्नी जनरल के खिलाफ जो है तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? जिसके बाद अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कुछ देर बाद अदालत में पहुंच गए और दीगर जो इदारे थे पैमरा और इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी अदालत में पेश हुए और पैमरा की जानिब से रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई गई, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि पैमरा जो है इसकी रिपोर्ट सिर्फ धोखाधड़ी पर मुश्तमिल है। पैमरा जिस चैनल को चाहता है चलाना उसको चलाते हैं, जिसको बंद करना चाहे अपनी मर्जी से चैनल बंद कर दिए जाते हैं। ये कोई भी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ का अपने दिफा में शवाहिद देने से इनकार, कहते हैं कि इस्तगासा उनके खिलाफ केस साबित करने में नाकाम हो चुका है। अल अजीजिया स्टील और हिल मेटल का असल मालिक हूं ना बेनामी दार। सियासी हरीफों के इल्जामात पर केस कायम किए गए। केस मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात पर शुरू हुआ। बेरहमाना एहतसाब के बाद बात आमदन से जायद असासा जात पर आ गई, जिसका मतलब है कि करप्शन नहीं मिली है। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं कि अदालत ने कहा कि आपके खिलाफ केस क्यों बनाया गया, तो सियासी हरीफों के इल्जामात पर केस कायम किए गए। ये जवाब मियां नवाज शरीफ ने दिया। मियां नवाज शरीफ की हाथा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं कि NRO मांगने की बातें मफरूजों पर मबनी है। NRO करने वाले लंदन से वापस आकर बेटी के साथ जेल नहीं जाते। उनका कहना था कि वो तो बात भी नहीं करना चाहते। अहलिया के इंतकाल के बायस गम की हालत में है। अच्छा नहीं लगता कि इस हालत में खड़े होकर सियासी नारे लगाता रहूं। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में जनरल याहिया की इत्तेफाक फाउंड्री में दौरे की तस्वीर पेश की और कहा कि आमदन के जराए पूछने वाले ये तस्वीर देख लें, और उन्होंने तस्वीर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा कर ली है। तो आपको बताएं कि जनरल याहिया की इत्तेफाक फाउंड्री के दौरे के मौके पर ली गई जो तस्वीर थी वो मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। सगीर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, क्या पस मंजर है इस तस्वीर का और क्यों पेश की मियां नवाज शरीफ ने ये तस्वीर?
दिलचस्प अमर है कि अब अल अजीज़िया रेफरेंस जो उसमें 152 सवाल ज़ेर दफ़ा 342 के तहत पूछे जाने थे नवाज शरीफ से, वो आज मुकम्मल हो गया। और मुकम्मल होने के साथ नवाज शरीफ की जानिब से जब सवालों के जवाब दिए जा रहे थे तो उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जो कि 70 की दिहाई की थी। ये मेरे हाथ में भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसमें जनरल याहिया खान जो है वो नवाज शरीफ के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये इत्तेफाक फाउंड्री के दौरे की वो तस्वीर है, और जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से ये इशारा किया गया कि ये तस्वीर सबको बताएगी कि उनके आमदन के ज़राए क्या हैं। जिस पर जज अरशद मलिक ने ये इस्तफसार किया कि इसको अगर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना है तो फिर उस अखबार का भी नाम लिया जाए और उस अखबार के बारे में बताया जाए कब ये शाया हुई थी, ताकि जिसको रिकॉर्ड का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए। जिस पर नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि वो इस तस्वीर को रिकॉर्ड का जरूर हिस्सा बनाना चाहते हैं, इससे ये पता चलेगा कि उनके ज़राए आमदन जो थे वो क्या थे। चूंकि 70 की दिहाई में ये तस्वीर आई है और उनकी इत्तेफाक फाउंड्री उस वक्त फंक्शनल थी, और ये चीज़ जो है वो जाहिर करती है कि वो ज़्यादा असासों के मालिक थे। तो जिस पर चौधरी तनवीर से उन्होंने इस तस्वीर से मुताल्लिक जो है वो मुशावरत की, और उसके बाद अब बाकायदा अदालत में इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए उस अखबार के मुताल्लिक और उस तारीख के मुताल्लिक भी तस्वीर जो है उसका जिक्र किया जाएगा, और अदालत को बाकायदा एक दरख्वास्त भी दी जाएगी। दूसरी जानब ज़ेर दफ़ा 342 के तहत जो 152 सवालात दिए गए थे नवाज शरीफ को, आज उनकी तकमील हो गई। आज अल अजीज़िया रेफरेंस में वो मुकम्मल हो गया, और यूं अल अजीज़िया रेफरेंस जो है वो अपने तकमील के बिल्कुल आखिरी मरहले में चला गया है। इसके बाद जो है फ्लैगशिप रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर का बयान होगा। चूंकि 3 हफ्तों की मोहलत दी गई है इन दोनों रेफरेंस में, और ये 7वीं बार मोहलत दी गई है, आखिरी मोहलत है। इसी के अंदर ही ये जो रेफरेंस है उसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये जो रेफरेंस में जो बहुत शुक्रिया सखीर, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। एहतसाब अदालत लाहौर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 7 रोज का राहदारी रिमांड दे दिया। शहबाज शरीफ की फैमिली से मुलाकात कराई जाए। अदालत का डीजी नैब को हुक्म, शहबाज शरीफ का मेडिकल भी कराने के अहकाम दिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला की अदालत सबसे बड़ी है, मुझे झूठे केसेस में मुलव्विस किया गया, ब्लड कैंसर का मरीज हूँ, चेकअप नहीं कराया जा रहा। तो शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड दे दिया गया, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की अदालत सबसे बड़ी है, मुझ पर झूठे केसेस बनाए गए हैं, मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूं और चेकअप भी नहीं कराया जा रहा। जिस पर अहकाम दिए गए कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात कराई जाए। और हम के दावों के बरक्स अमली इक़दाम। पाकिस्तान ने करतारपुर से भारतीय सरहद तक सड़क की तामीर का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 26 नवंबर को मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान आए सिख यात्रियों ने भी इस इक़दाम को सराहा है। सिखों ने मामला उजागर करने पर 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने करतारपुर से भारत तक सड़क की तामीर का आगाज कर दिया। गुरु नानक की आखिरी आरामगाह गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर से भारतीय सरहद तक 4.5 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए इब्तदाई काम का आगाज कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 26 नवंबर को बाबा गुरु नानक दरबार का दौरा करेंगे और मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। उधर सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को खत लिखा है। खत में करतारपुर बॉर्डर खोलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। खत में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का करतारपुर के हवाले से मौक़िफ़ खुश आइंद है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की जानिब से इस काविश पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है। मैं पहलों तो पाकिस्तान हुकूमत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, इमरान खान का धन्यवाद करदा जिन्होंने पहले कदम चुके। दूसरा जनरल बाजवा साहब का बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने सिद्धू साहब को गले लगाया तो रास्ता खोलने वास्ते उन्होंने अनाउंस की। खित्ते की सिक्योरिटी का मामला हो या कुछ और, पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए अमली इकदाम उठाए हैं। करतारपुर बॉर्डर खोलने के लिए पाकिस्तानी इकदाम उसका मुंह बोलता सबूत है। करतारपुर बॉर्डर खोलने की पाकिस्तानी तजवीज़ पर भारतीय काबीना की तौसीक दोनों ममालिक के अमन पसंदों की फतह है। वज़ीर इत्तलात फवाद अहमद चौधरी ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि दुरुस्त सिमत की तरफ बेहतर ये कदम है, और ऐसा उन्होंने कहा। करतारपुर बॉर्डर खोलने के मामले पर पाकिस्तानी तजवीज़ पर भारतीय काबीना की तौसीक दोनों ममालिक के अमन पसंदों की फतह है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है। उनका ये भी कहना है कि दुरुस्त सिमत की तरफ बेहतर ये कदम होगा।
نیب لاہور نے 2018 کی دوسری سہ ماہی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ نیب لاہور کو 3 ماہ کے دوران 3691 شکایات موصول ہوئی تھیں۔ پلی بارگین سے 3 ماہ میں 34 کروڑ 58 لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کی۔ نیب پروسیکیوشن نے 9 افراد کو سزائیں دلوائیں۔ اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے اپنے نمائندے سے بھی، لیکن آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور کی جانب سے 2018 میں دوسری سہ-ماہی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سعود بٹ، آگاہ کیجیے گا کتنے کیسز میں نیب کو کامیابی ملی؟ آج بالکل جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق 3651 شکایات موصول ہوئی۔ اس حوالے سے پلی بارگین کے ذریعے 34 کروڑ 58 لاکھ سے زائد کی رقوم جو ہے وہ وصول کی گئی۔ نیب لاہور نے 3 ماہ کے دوران 42 کروڑ سے زائد کی رقوم جو شہری ان میں تقسیم بھی کی۔ 3 ماہ کے دوران ہی 19 افراد کی پلی بارگین کی درخواست منظور کی گئی، جبکہ 3 ماہ کے دوران 62 جو گرفتاریاں وہ عمل میں لائی گئی۔ دوسری سہ-ماہی کی رپورٹ کے مطابق سب سے بڑی گرفتاری فواد حسن فواد کی گئی، یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے سابق سی او اکرام نوید کو بھی اپریل میں ہی گرفتار کیا گیا۔ صاف پانی کیس میں مسلم نواز کے راجہ قمر اسلام کو بھی جون میں گرفتار کیا گیا۔ ایسے ہی نیب لاہور نے 167 انکوائریاں ابھی تک زیر غور ہیں، جبکہ 3 ماہ کے دوران 38 انکوائریاں منظور کی جا چکی ہیں۔ اسی حوالے سے اس وقت 49 کیسز انویسٹیگیشن کی سطح پر ہیں، جبکہ 8 کو ریفرنسز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 8 ریفرنسز فائل کیے گئے، جبکہ 11 ریفرنسز کا فیصلہ جلد ہی وہ سنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیب پروسیکیوشن کے 3 ماہ کے دوران 9 افراد کو سزائیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ سعود بٹ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ادھر وفاقی کابینہ میں توسیع کا امکان ہے۔ حکومت نے کاف لیگ کو ایک اور وزارت دینے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ چودھری مونس الہی کو وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ بات کریں گے بشیر چودھری سے۔ بشیر چودھری بتائے گا کیا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ کاف نے 2 مزید نشستیں جو ہیں وہ جیتی تھیں، جس سے قومی اسمبلی میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کے بعد کیونکہ تحریک انصاف حکومت کے ساتھ اتحادی ہے، تو تحریک انصاف کے ساتھ کاف لیگ جو ہے وہ حکومت میں اتحادی ہے، تو ایسے میں اس حصہ بقدر جسہ کے تحت جو ہے وہ ایک مزید وزارت انہیں ملنی تھی۔ اور اب اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور مونس الہی کو وفاقی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے، جس کے جنہیں وزارت صنعت و پیداوار کا قلمدان جو ہے وہ سونپا جائے گا۔ 2013 کے انتخابات سے قبل جب ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھی، اس وقت بھی چودھری پرویز الہی جو ہے وہ وزارت صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر تھے، اور اب جب مونس الہی کو وزیر بنایا جا رہا ہے تو انہیں بھی وہی وزارت جو ہے وہ سونپی جا رہی ہے جس پر ان کے والد جو ہے وہ پہلے براجمان رہ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم خبر، چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر کا کہنا ہے کہ ملتان میں منی سول سیکریٹریٹ بنانے کی تجویز ہے اور ابھی فیصلہ حتمی نہیں ہوا ہے۔ حکومت پنجاب مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، منی سیکریٹریٹ کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس پر فیصلہ ہوتا ہے یا پھر نہیں۔ بات کرتے ہیں ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے۔ کیسر کھوکھر بتائے گا کیا کہنا تھا چیف سیکرٹری کا، کیا امکانات ہیں اس وقت؟ جی بالکل، چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر کا کہنا ہے کہ ملتان میں منی سیکریٹریٹ ضرور بننا چاہیے، لیکن ابھی حکومت اس تجویز پر غور کر رہی ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ منی سیکریٹریٹ بنانے سے مختلف پلان پر غور کر رہے ہیں، مختلف آپشن پر غور کر رہے ہیں، تاکہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہو سکے اور ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور کے لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لاہور نہ آنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ منی سیکریٹریٹ کی ضرورت ہے اس وقت، اور اس کا یہ تو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، لیکن اب حکومت اس پر غور کر رہی ہے اور جلد ہی اپنا فیصلہ لے گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کیسر کھوکھر آگاہ کرنے کا۔ اور ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر چودھری اس پر کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ 10 سال بعد ٹیلی ویژن اس طرح ہو ہی نہ جس طرح ابھی ہمارے سامنے، اور بہت لمبی بات نہیں کر رہے ہیں، 10 15 20 سال میں آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ جو اوپر جاتی جائے گی، آپ کی لوکل انٹرونشنز کم ہوتی جائیں گی۔ ابھی فیس بک اور گوگل جو دنیا کی 2 بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، they have just entered into an agreement where they will provide high speed internet free of cost to underdeveloped countries، اور افریقہ سے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سو اگر انٹرنیٹ سپیڈ ایک خاص لمٹ سے اوپر چلی جائے گی تو ہمارا جو ریگولیشن ہے، جو ہماری ایک روایتی ریگولیشن ہے میڈیا کے اندر، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور
इंटरनेशनल रेगुलेशन की तरफ हमें जाना है। सो व्हेन आई कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो वहाँ पे उसके बाद मैंने ये कहा था कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करें, और सोशल मीडिया को हमने रेगुलेट करना चाहते हैं, और ये मुमकिन नहीं हो सकेगा जब तक इंटरनेशनल जाइंट्स जो हैं वो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा। सो कंपनी, इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो कंपनीज हैं जिनके सिर्फ R&D बजट्स जो हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स जो हैं, वो हमारे जैसे मुल्कों के कुल बजट से ज़्यादा है। हमें अब देखना यह है कि कितना अरसा हम इस इंटरनेशनल रेगुलेशन जो है उसको हम कैसे कॉप कर सकते हैं। जब 60s में और 70s में या जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जब लिखी थी एडिंगटन ने, उस वक्त वो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मीडिया इतना जब ज़्यादा हो जाएगा तो देखना यह है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा भी देती है, और हमने ये देखा है, ये हुआ है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। ये एक पाकिस्तान का चैलेंज नहीं है, ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस का चैलेंज है कि आप कैसे एक ऐसी दुनिया, अभी तक तो जो दुनिया चल रही है वो ये है कि हम कहते हैं लिबरलाइजेशन करें, पॉलिटिक्स की लिबरलाइजेशन पॉलिटिक्स की होनी चाहिए और ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए इकोनॉमी की। ग्लोबल इकोनॉमी और लिबरल पॉलिटिक्स, ये थ्योरीज चल रही थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है, जो राइज हुआ है नेशनलिस्ट पार्टीज का दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, तो क्या ग्लोबलाइजेशन इससे कैसे इफेक्ट होगी? और अगर ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होगी तो क्या इसका जो मीडिया कन्वर्जेंस है दुनिया की, उस पर भी असर आएगा या नहीं आएगा? ये चीज़ें हैं जो अगले बड़े चैलेंजेस हैं। सो ये हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी देखना पड़ेगा कि हम जो मास कम्युनिकेशन के इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट चला रहे हैं, क्या इन बच्चों के लिए नौकरियां होंगी कल हमारे पास? शायद ना हो। हमारे जो वर्कर्स जो मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जिनको अभी एक झटका लगा है, ये एक रियलिटी का झटका है। हो सकता है अगले 10 साल में ये नौकरियां और स्क्वीज हो जाएं और आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा, और जब भी हम मीडिया को कहते हैं, ओनर्स को कहते हैं कि आप फ्यूचर मॉडल्स को भी अपने जहन में रखिएगा, क्या प्रिंट मीडिया की यही शक्ल जो भी है ये बरकरार रह पाएगी अगले दिनों में, अगले आने वाले सालों में? बड़ा मुश्किल है। हो सकता है बरकरार रहे, हो सकता है उसकी हैयत चेंज हो जाए, हो सकता है सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर चली जाए, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको जो है वो उसकी क्या शक्ल आएगी। सो अभी इस वक्त दुनिया, और बहुत सारे रेवोल्यूशंस तो हमारे पास से निकले हैं और हमें पता भी नहीं चला। मिसाल के तौर के ऊपर अभी अगर आप गौर करें कि जब व्हाट्सएप आया था तो किसी ने सोचा भी नहीं, उससे पहले सारी हमारी ये जो मोबाइल कंपनियां हैं ये टेक्स्ट मैसेजेस के बंडल बेच रही थी। हर कंपनी टेक्स्ट मैसेजेस के, इतने टेक्स्ट मैसेजेस आप फ्री कर सकते हैं, बंडल्स बेच रहे थे। अब व्हाट्सएप आया है तो आप देखते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस आपके बिल्कुल सामने सामने खत्म हो गए हैं, पता भी नहीं चला हमें। बीपर आया था जब मोबाइल के साथ, बीपर आके खत्म भी हो गया है, पता भी नहीं चला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जिस तरफ जा रही है शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक गाड़ियां, गूगल अपनी गाड़ी 2019-20 में लॉन्च करेगा। हजारों लोग जो हैं वो इसके ऊपर बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे लोग जो गाड़ियां चलाते हैं उनका क्या बनेगा? सो ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिनको आपने जहन में रखना है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हम बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने पैमरा को भी हमने ख़त्म करने का फैसला किया है और हम पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं आप मीडिया से कि देखिए पहले होता था, इस वक्त प्रेस काउंसिल है जो प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करता है पैमरा,
और हमारे डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करता है PTA. But now practically your mobile phone is your newspaper, your mobile phone is your television, your mobile phone is your digital media. You can't have three different authorities regulating actually only one medium. So हम इसको कन्वर्ज कर रहे हैं तीनों को, और तीनों को कन्वर्ज करके हमारी कोशिश ये है कि इसको एक मॉडर्न, एक जो आने वाला वक्त है उसके मुताबिक की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकें, जिसके नतीजे में आपको जो फ्यूचर चैलेंजेस जो आने हैं इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके. बिकॉज इन माय व्यू आगे चल के, और बहुत लंबा अरसा भी नहीं, ये नहीं कोई हमारे को मरने के बाद ये चीज़ें होनी है, अभी हमारे सामने ही होनी है, कि ये हो कि कम अज़ कम आपकी जो डोमेस्टिक रेगुलेशन है वो इररिलेवेंट हो जाएगी और इंटरनेशनल रेगुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी. लिहाजा अभी जो लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा कंसर्न हैं कि पता नहीं बाहर से आने से को पाकिस्तान की सकाफत को ख़तरा हो जाएगा, या फलाने जो है जी वो चैनल जो हैं वो नहीं चलना चाहिए, या फलाना वो नहीं चलना चाहिए, वेल कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है. द ओनली वे यू कैन कम्पीट इज़ कि आप खुद तगड़े हों. अगर आप खुद तगड़े होंगे, आपकी सकाफत तगड़ी है, आपका म्यूज़िक तगड़ा है, आपका फिल्म टेलीविज़न आपका तगड़ा है, तो आप रहेंगे. अगर नहीं होगा तो फिर आप नहीं रहेंगे. बड़ी सिंपल बात है. ये मुकाबले की दुनिया है. सो मेरी नज़र में हमारा जो रेगुलेशन रजीम है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, हम इसको मॉडर्न करने की कोशिश करेंगे. मीडिया को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो बिज़नेस मॉडल्स हैं, उनको रीवैम्प करने की ज़रूरत है, उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है. अभी भी हम देखते हैं 100-125 कैमरा एक जगह के ऊपर लगा होता है. आप पूल इन कर लें अपने रिसोर्सेज, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक कैमरा कर दें और बाकी लोगों को बाकी जगहों पे भेजें काम करने के लिए. पूल इन करें अपने रिसोर्सेज को, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर भी तवज्जो दें. पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, जिसको मेरी कोशिश है कि ये इंफॉर्मेशन TV एकेडमी, रेडियो एकेडमी को हम आपस में मर्ज करें और इसको मर्ज करके हम इसको पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी बना सकें. जब मैं गया 1960s में, यह हमारा छोटा सा रेडियो म्यूज़ियम है, तो मैं देख रहा था कि 1960 में ट्रांसमीटर्स रेडियो के हम खुद बनाते थे. अब हम हर चीज़, हमने आसान हल ढूंढ लिया है. हर चीज़ सुई से लेके ट्रांसमीटर, कैमरा, हर चीज़ हम जाके चाइना से ले आते हैं, लगा देते हैं और फिर अल्लाह खैर सल्ला. सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम रिवाइव कर सकें अपनी मीडिया इंजीनियरिंग को. अभी हमें बड़ी खुशी है कि अभी जो हमने अपना सैटेलाइट कुछ अर्सा पहले जो है वो लॉन्च किया, स्पार्को ने, पाकिस्तान सैटेलाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट था टेक्नोलॉजी वाइज, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वो संग मील है. इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव साइड के ऊपर जो क्रिएटिव लोग हैं उनको मदद मिल सकेगी, और जो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर उन लोगों को मदद मिल सकेगी जो अभी तक HD टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, कैमरास के ऊपर, उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं. तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश जो है वो मेरी पूरी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का हमें ये एडवांटेज है कि वो खुद बहुत टेक्नोलॉजी कॉन्शियस हैं, उनको पता है कि दुनिया किधर जा रही है, किधर जा रहे हैं. तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो रेगुलेटरी रजीम्स होंगी, हमारा जो फ्यूचर मीडिया प्लानिंग हो, वो 21वीं सदी से हम आहंग हो, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिस तरीके से एक मॉडर्न, हमने अभी इस वक्त मुझे कहने में कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में मीडिया के एतबार से वी आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्री इन द वर्ल्ड. सो हम इस अपने मामले को बरकरार रखें, इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकें. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. बाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब. उन्होंने कहा कि पैमरा को रेगुलेट करने के लिए हमने पैमरा को ख़त्म करने का फैसला किया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान प्रेस काउंसिल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और पैमरा को ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी. इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ.
اجلاس میں نیب کے تمام علاقائی بیورو کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ بدعنوانی کا خاتمہ ہمارا ایمان ہے، ہم کرپشن فری پاکستان کے لیے کوشاں ہیں۔ نیب کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا۔ اسلام آباد میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں نیب کے تمام علاقائی بیورو کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میجر جنرل ندیم احمد نے فرنٹیر کور بلوچستان کی کمانڈ میجر جنرل فیاض حسین کے سپورٹ کر دی ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں چینج آف کمانڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میجر جنرل ندیم احمد نے افسروں اور جوانوں سے الوداعی خطاب کیا۔ تقریب میں قبائلی عمائدین، دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ میجر جنرل ندیم احمد نے فرنٹیر کور بلوچستان کی کمانڈ میجر جنرل فیاض حسین کے سپورٹ کر دی ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں چینج آف کمانڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ غیر جمہوری طاقتوں سے مل کر عمران خان نے حکومت بنائی۔ ہم نے ضیاء اور مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا، کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم بیرون ملک جا کر وفاق کی نمائندگی کریں، وہ بیرون ملک سیاسی مخالفین پر باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان کمزور اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، مہنگائی کے سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں۔ طریقے سے غیر جمہوری طاقتوں نے خان صاحب کے ساتھ مل کر اس حکومت کو بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جو مشکلات خان صاحب فیس کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ چوری سے ووٹس لے کر حکومت بنایا ہے۔ اس کے پاس وہ لیجیٹمیسی نہیں ہے، ان پروفیشنل طریقے سے خان صاحب اپنا پالیسی چلا رہی ہے۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ خان صاحب مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے ہی ملک کا بدنامی کرتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین سے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جیسے وہ کنٹینر پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر اپوزیشن جماعتیں ملک کے مفاد میں نہیں سوچتے اور اس پر زیادہ بات کرتے تو پھر خان صاحب کا لیجیٹمیسی جو ہے وہ اور کمزور ہوگا اور اس کا کامیابی غیر ممکن ہوگا۔ ہم مل کر گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے۔ چلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ خان صاحب مہنگائی پر یو ٹرن لیں، پیٹرول پر یو ٹرن لیں، مہنگی بجلی پر یو ٹرن لیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے، عمران خان کو ہر یو ٹرن پر پکڑوں گا۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اسی جگہ سے آپ سے مخاطب ہوں جس جگہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تقریر کیا تھا، جس جگہ پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر جیسے کالا قانون کا خاتمہ کا اعلان کیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریاتی ساتھیوں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائیوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرلوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی سردی میں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ادھر نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دھاندلی سے عمران خان کو قوم پر مسلط کیا گیا، حکمران ملک کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دھاندلی شدہ الیکشن کے ساتھ عمران خان کو اس قوم کے اوپر مسلط کر کے اس ترقی کے تسلسل کو توڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم سلیکٹ عمران خان اس وقت پاکستان کی جو دنیا بھر میں بدنامی کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا احساس نہیں کہ کیا وہ اس کو شعوری طور پہ کر رہے ہیں یا لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حکومت نے جو پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں منفی پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے 5 سال کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے،
और हम कौम को साबित करेंगे कि अनाड़ी अनाड़ी होता। और अब आपको बताएं कि अदाकारा ऐमन खान और मुनीब भट्ट का निकाह हो गया है, मस्जिद में हुआ। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं मनाजिर भी निकाह के। अदाकारा ऐमन खान और मुनीब भट्ट का निकाह हो गया, निकाह मस्जिद में हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ ये तकरीब मुनक्किद की गई। अदाकारा ऐमन खान और मुनीब भट्ट का निकाह गुज़िश्ता रोज़ एक मस्जिद में हुआ, मस्जिद में मुनक्किद कराया गया। अदाकारा ऐमन खान जो कि बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में आ चुकी हैं और मुनीब भट्ट भी अदाकार हैं।